कहानी शुरू होती है। रुद्रा की गैंग के लोग शेखर नाम के एक आदमी को दौड़ा रहे होते हैं। दरअसल शेखर भी कभी रुद्रा का साथी था, लेकिन अब उसने रुद्रा का साथ छोड़कर मुथी रेड्डी के साथ हाथ मिला लिया था और रुद्रा के बॉस वारंगल के मेयर जनार्दन को मारने की प्लानिंग कर रहा था। अपने आदमियों के साथ मिलकर रुद्रा शेखर को मार देता है और अपने एक साथी प्रभाकर से कहता है कि इसकी बॉडी को वाडेपल्ली लेक में फेंक दो ताकि किसी को भी इसके बारे में पता न चले। उसके बाद रुद्रा मेयर को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने शेखर को मार दिया है, मेरे होते हुए पूरे वारंगल में आपको कोई छू भी नहीं सकता। उसके आदमी शेखर की बॉडी को जंजीर और पत्थर से बांधकर वाडेपल्ली लेक में फेंक देते हैं। शेखर की मौत के कुछ ही दिन बाद हम देखते हैं कि मेयर की लाश को भी उसी तरह पत्थर से बांधकर लेक में फेंका गया है। इधर टीवी पर न्यूज आती है कि वारंगल का मेयर लापता है। रुद्रा भी परेशान होता है। वो पुलिस वालों से पूछता है कि मेयर को किसने मारा है, मेयर की मौत कैसे हुई। इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे एक प्रेम कहानी की तरफ चलते हैं। श्राव्या बस से अपने कॉलेज जा रही होती है, तभी एक लड़का मनु बाइक से उसका पीछा करता है। मनु हर दिन उसका पीछा करता था, इसलिए श्राव्या अपने भाई प्रभाकर को बता देती है। वो लोग कॉलेज के गेट पर पहुंचते हैं। तभी प्रभाकर अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि श्राव्या के सामने ही वो मनु की जमकर पिटाई करता है। मनु अधमरा हो जाता है। तब श्राव्या अपने भाई को रोक लेती है और कहती है कि बस अब इसे और मत मारो। मनु को अधमरा छोड़कर सब लोग कॉलेज चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मनु उठता है। वो एक वाइन शॉप पर जाता है, वाइन खरीदता है, उससे अपना चेहरा धोता है, पीता है, एक गुलाब का फूल लेकर फिर से कॉलेज वापस आ जाता है। उसे देखकर कॉलेज का चपरासी प्रिंसिपल से कहता है कि हमें पुलिस बुलानी चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल उसे कहता है कि नहीं, मनु इसी कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट है, इससे कोई खतरा नहीं है। देखते हैं यह आगे क्या करेगा। मनु श्राव्या के पास जाता है, उसे प्रपोज करके उससे कहता है कि ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे भाई ने मेरी पिटाई की है तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी करती हो। खैर वो श्राव्या को मना लेता है और श्राव्या भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों एक साथ घूमना शुरू कर देते हैं और 2 महीने बीत जाते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। श्राव्या उससे कहती है कि मैंने अपने भाई को हमारे बारे में बता दिया है और उन्हें हमारी शादी के लिए भी मना लूंगी। इतना सुनते ही मनु गुस्सा हो जाता है और श्राव्या से कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, और श्राव्या को ब्रेकअप बोलकर वहां से चला जाता है। श्राव्या को कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद मनु कई सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है। पहले हर मुमकिन कोशिश करके वो लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता है और जैसे ही लड़कियां प्यार करने लगती हैं, मनु उनसे ब्रेकअप कर लेता है। इसके अलावा कई जगहों पर काम भी करता है, लेकिन जैसे ही मालिक सैलरी देता है, मनु काम छोड़ देता है। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है, वो अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही एक दिन मनु को उसकी माँ का कॉल आता है, लेकिन मनु अपनी माँ का कॉल रिसीव नहीं करता। फिर उसका दोस्त नंदू उसे लेकर अपने एक दोस्त सुनील के पास जाता है। सुनील रुद्रा के साथ काम करता था। नंदू चाहता है कि सुनील रुद्रा से कहकर मनु को कहीं पर काम पर लगवा दे, लेकिन जब सुनील और नंदू बात कर रहे होते हैं तब मनु बेफिक्र एक लड़की आयशा से चैट कर रहा होता है। आयशा ऑनलाइन ब्लॉगिंग करती है और मनु को ऑनलाइन ही मिली थी। इधर रुद्रा के घर पर इंस्पेक्टर उससे मिलने के लिए आया था। वो शेखर के मिसिंग केस के बारे में रुद्रा से बात करता है। रुद्रा उससे कहता है कि शायद मुथी रेड्डी के आदमियों ने ही शेखर के साथ कुछ किया होगा, लेकिन पुलिस वाला बताता है कि शेखर की मिसिंग कंप्लेंट मुथी रेड्डी ने ही लिखवाई है। पुलिस वाला जानता था कि रुद्रा ने ही शेखर को मारा है, लेकिन रुद्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस वाला वहां से चला जाता है। रुद्रा भी बाहर आता है। सुनील उसके पास जाता है और मनु के लिए काम की बात करता है। तभी 2 लोग वहां आकर रुद्रा पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में मनु रुद्रा को बचा लेता है। वो दोनों हमलावर भाग जाते हैं, जिसके बाद रुद्रा मनु से कहता है कि तुम मेरे पास ही काम कर सकते हो, लेकिन मनु इनकार कर देता है और कहता है कि मैं राउडिज्म नहीं कर सकता। इसके बाद मनु आयशा से मिलने के लिए हैदराबाद जाता है। आयशा उससे मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो मनु को बताती है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ, मेरे इलाज के लिए 25 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं थे मुझे अपनी मौत का कोई अफसोस नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मनु को भी उसकी फिक्र होती है। वो नंदू से कहता है कि मैं किसी भी हाल में आयशा को बचाना चाहता हूँ।
हूँ। 25 लाख इकट्ठा करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। वो फिर से रुद्रा के पास जाते हैं। रुद्रा उन्हें पैसे देने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि इन पैसों के बदले मनु उसके साथ काम करेगा, राउडीजम करना होगा। मनु उसकी बात मान जाता है और पैसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर आयशा की जांच करता है और बाहर आकर मनु को बताता है कि आयशा को कोई ट्यूमर नहीं है। जिसके बाद आयशा मनु से कहती है कि मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मनु ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, आयशा को थप्पड़ मारता है, उसके मुंह पर पैसे फेंकता है और कहता है कि इन पैसों के लिए तुमने मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया। जिसके बाद सामने आती है श्राव्या और कहती है कि तुम जो दूसरों के इमोशंस के साथ खेलते हो उसका क्या। बताती है कि यह सब कुछ मैंने ही आयशा के साथ मिलकर प्लान किया था। वो मनु को बुरा भला बोलने लगती है। मनु कोई जवाब दिए बिना ही वहां से चला जाता है, लेकिन नंदू कहता है कि मनु हमेशा से ऐसा नहीं था, वो ऐसा बना उसका एक रीजन मैं भी हूँ। जिसके बाद नंदू श्राव्या को मनु की बैक स्टोरी बताता है, जिसके लिए हम मनु की लाइफ में कुछ साल पीछे चलते हैं। मनु NIMCET एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाता है, जहां वो पहली बार जेनिफर को देखता है। जेनी को देखते ही मनु को उससे प्यार हो जाता है। जेनी क्रिश्चियन होकर भी मंदिर में क्रिश्चियंस के जैसे प्रे करती है। मनु उससे पूछता है तो बताती है कि भगवान तो एक ही है, बस इंसानों के लिए पूजा करने के तरीके अलग अलग हैं। खैर उनका एग्जाम होता है और कुछ दिनों बाद मनु एक दूसरे कॉलेज में ICET एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाता है और यहाँ भी उसकी मुलाकात होती है जेनी से। जेनी अपने बड़े भाई के साथ कॉलेज आई थी। मनु जेनी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई के सामने जेनी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। एग्जाम खत्म होने के बाद फिर से मनु जेनी के पास जाता है और उससे उसका नंबर मांगता है, लेकिन जेनी मना कर देती है। जिसके बाद मनु एड्रेस मांगता है। वो कहता है कि भगवान ने हमें 2 बार मिलवाया है, शायद भगवान हमारे बीच कोई रिश्ता बनाना चाहता है। लेकिन जेनी कहती है कि मैं सिद्धि विनायक मंदिर वाली गली में रहती हूँ, मेरा एड्रेस ढूंढ लो, अगर तुमने ढूंढ लिया फिर आगे कुछ सोचूंगी। वारंगल में हजारों मंदिर हैं। मनु अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे ढूंढना शुरू कर देता है और आखिरकार एक दिन वो जेनी का एड्रेस ढूंढ लेता है। लेकिन इस बार जैसे ही दोनों मिलते हैं मनु उसे प्रपोज कर देता है, जिस पर जेनी कहती है कि सिर्फ 3 ही मुलाकात में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। प्यार होने के लिए हमें एक दूसरे को जानना भी जरूरी है और मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। अगर हम दोनों कॉलेज में मिले तब देखेंगे। अब मनु अपने एक दोस्त की हेल्प से पता कर लेता है कि जेनी का एडमिशन बल्लीकोंडा के बाग देवी कॉलेज में हुआ है। मनु ने एंट्रेंस एग्जाम टॉप किया था और उसे कैलिकट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, लेकिन मनु कैलिकट यूनिवर्सिटी छोड़कर जेनी के कॉलेज में अपना एडमिशन ले लेता है। वो टॉपर था, इसलिए कॉलेज का प्रिंसिपल भी उसे सपोर्ट करता है। खैर अब यहाँ से दोनों की प्रेम कहानी शुरू होती है। मनु हिंदू फैमिली से है जबकि जेनी क्रिश्चियन है, फिर भी दोनों अपनी फैमिली को शादी के लिए मना लेते हैं। दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं और एक दिन जब मनु कॉलेज से घर आता है तब देखता है कि नंदू की किसी ने पिटाई की है। पूछने पर नंदू बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड गीता को उसकी गली में ड्रॉप करने के लिए गया था, तब गीता के भाई ने मुझे देख लिया और उसी ने मेरी पिटाई करी है। मनु नंदू और अपने बाकी दोस्तों के साथ गीता के घर जाता है और गीता के पापा से नंदू और गीता की शादी की बात करता है, लेकिन तभी गीता का भाई वहां आता है और उन सब की लड़ाई होने लगती है। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों तरफ से वो अपने और साथियों को बुलाते हैं। धीरे धीरे लड़ाई बढ़ती जाती है। तब सुनील उनके बीच में आता है और बताता है कि मैं रुद्रा का आदमी हूँ। रुद्रा का नाम सुनकर सब लोग डर जाते हैं और लड़ाई खत्म कर देते हैं। मनु अपने घर पर होता है, तभी उसे जेनी का कॉल आता है। जेनी बताती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे भाई को चोट लगी है। मनु हॉस्पिटल जाता है। वो कमरे में जाता है तो देखता है कि अभी लड़ाई में मनु ने जिन लोगों को मारा था उनमें से एक मनु का छोटा भाई था। मनु को देखते ही वो लोग पहचान जाते हैं और मनु का बड़ा भाई उसे वहां से भगा देता है। अगले 2 दिन तक मनु लगातार जेनी को कॉल करता है, लेकिन जेनी का फोन बंद होता है। 2 दिन बाद जेनी उसे कॉल करती है और चर्च के पास मिलने के लिए बुलाती है। चर्च के पास जेनी उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने अपने घर वालों को शादी के लिए बड़ी मुश्किल से मनाया था, लेकिन नंदू के लिए तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें नंदू ज्यादा प्यारा है या मैं? मनु उससे कहता है कि नंदू मेरा बचपन का दोस्त है, लेकिन मुझे पता है मुझसे ये सब गलती से हुआ है, मैं तुम्हारे भाई से माफी मांग लूंगा। जेनी कहती है कि अभी घर के हालात ठीक नहीं है, मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। वो दोनों रोते हुए गले मिलते हैं और फिर
अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद मनु के कॉलेज में कुछ कंपनी वाले आते हैं। मनु उन्हें अपना प्रेजेंटेशन दे रहा होता है जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन तभी मनु को उसके दोस्त का कॉल आता है। वो बताता है कि अगले 10 मिनट में चर्च में जेनी की शादी हो रही है। मनु अपना प्रेजेंटेशन अधूरा छोड़कर निकल जाता है। वो रास्ते में तेज गाड़ी चला रहा होता है, तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। 2 दिन बाद हॉस्पिटल में उसे होश आता है। तब उसका दोस्त बताता है कि जेनी की शादी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड के साथ दुबई में शिफ्ट हो गई है। यह खबर मनु को अंदर से तोड़ देती है। वो सांस तो लेता है लेकिन जिंदा नहीं होता। हार्ट ब्रोकन मनु अब जेनी को भूलने के लिए शराब, ड्रग्स, सिगरेट सबकी लत लगा लेता है। 2 साल तक मनु जमकर नशे करता है और तब मनु के पड़ोस में एक लड़की स्टेला आती है। वो छत पर बच्चों को कोचिंग दे रही होती है, लेकिन मनु को पसंद करती है, पर मनु उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। और एक दिन नंदू से नंबर लेकर वो मनु को कॉल करती है और उसे प्रपोज कर देती है और कहती है कि कल सुबह 10 बजे मैं बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए तो कल का दिन मेरा आखिरी दिन होगा। क्या तुम भी मेरे साथ वैसा ही करोगे जैसा जेनी ने तुम्हारे साथ किया है? फोन रखने के बाद नंदू भी उससे कहता है कि जेनी को गए हुए 2 साल हो चुके हैं। उसे भुलाने के लिए तूने हर तरह का नशा कर लिया है, लेकिन भूल नहीं पाया। प्यार में मिले दर्द को प्यार की दवा ही खत्म कर सकती है। नंदू की बात मानकर अगले दिन मनु बस स्टॉप पर जाता है और स्टेला के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ दिन तक स्टेला के साथ घूमता है, लेकिन मनु को वो खुशी नहीं मिलती जो जेनी के साथ होने पर मिलती थी और इस वजह से मनु उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। और तब से मनु कई सारी लड़कियों को प्रपोज करता है, जिसमें श्राव्या भी होती है। सबके अंदर अपनी जेनी को ढूंढता है और ना मिलने पर ब्रेकअप कर लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। नंदू से मनु के बारे में सब कुछ जानने के बाद श्राव्या और आयशा के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वो दोनों नंदू को सॉरी बोलते हैं और नंदू पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन नंदू मनु और पैसों को लेकर रुद्रा के पास जाता है। वो रुद्रा को पैसे वापस करता है और कहता है कि नंदू अब काम पर नहीं आएगा, वो राउडिज्म नहीं कर सकता। लेकिन मनु कहता है कि जुबान की भी कोई वैल्यू होनी चाहिए। इन्होंने भरोसा करके मेरे मुश्किल समय में मुझे पैसे दिए थे, इसलिए शर्त के मुताबिक मुझे काम करना ही होगा। अब एक तरफ मनु रुद्रा के साथ मिलकर राउडिज्म करता है, दूसरी तरफ आयशा अपने ब्लॉग पर मनु की कहानी पब्लिश करती है। वो मनु की इस कहानी को नाम देती है मनु चरित्रम। इस कहानी में वो मनु और जेनी की लव स्टोरी, मनु का हार्ट ब्रेक, मनु का दर्द, उस दर्द को भुलाने के लिए मनु का नशा और मनु का हर लड़की में जेनी को ढूंढना सब कुछ लिखती है। उस ब्लॉग का हर शब्द इतना दर्दनाक होता है कि पढ़ने वाला रो देता है और कमेंट में बस एक ही बात लिखता है कि जेनी प्लीज वापस आ जाओ। इधर मनु एक दिन चर्च में बैठा होता है। वो अपने पेन के लिए जीसस को ब्लेम करता है। तभी वहाँ एक खूबसूरत लड़की आती है, जानू। वो लड़की चर्च में हाथ जोड़कर पूजा करने लगती है, उसी तरह जैसे जेनी ने मंदिर में चर्च के जैसे प्रे किया था। इसके बाद जानू बाहर आती है। मनु भी उसके पीछे पीछे बाहर आता है और जानू की सहेलियों के सामने ही वो जानू को आई लव यू बोल देता है, जिसके बाद जानू भी वही जवाब देती है जो जेनी को प्रपोज करने पर जेनी ने दिया था कि सिर्फ एक ही मुलाकात में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, न मैं तुम्हें जानती हूँ न तुम मुझे। प्यार का मतलब होता है एक दूसरे को जानना, समझना। इतना कहकर जानू वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जानू अपने कॉलेज में होती है, तभी मनु वहाँ पहुँच जाता है। वो क्लास टीचर को अपनी गन दिखाकर धमकाता है, खुद टाइम खत्म होने तक पूरी क्लास को पढ़ाता है। फिर जानू को उसके और अपने बारे में सब कुछ बताता है। जानू को उसके पापा ने बचपन में एक क्रिस्टल डॉल गिफ्ट की थी, लेकिन वो जानू से टूट गई थी। मनु उसे फिर से एक क्रिस्टल डॉल गिफ्ट करता है और उसे फिर से प्रपोज करता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और मनु को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन ले जाकर मनु की जबरदस्त धुलाई करती है। तब रुद्रा पुलिस स्टेशन में कॉल करके मनु को छुड़वा लेता है। मनु बाहर आता है। बाहर जानू खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही होती है। वो मनु के प्यार को नहीं बट उसे एज ए फ्रेंड एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों एक साथ घूमना शुरू कर देते हैं। जानू को अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में एक प्रेजेंटेशन बनाना होता है। मनु इसमें जानू की हेल्प करता है और वही प्रेजेंटेशन बना कर देता है जो मनु
ने अपने लिए कॉलेज में बनाया था। कॉलेज में कंपनीज के सामने जानू उस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देती है और लोगों को वो प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आता है। इसी तरह धीरे धीरे जानू भी मनु को पसंद करने लगती है, लेकिन वो मनु को प्रपोज करने के लिए राइट टाइम का वेट करती है। वो दोनों हर वक्त फोन पर बातें करते हैं। जानू हमेशा मनु को राउडीज्म छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन मनु मना कर देता है। इधर रुद्रा के साथ मनु मेयर जनार्दन के घर जाता है। रुद्रा घर के अंदर चला जाता है, लेकिन मनु बाहर ही होता है। उसी टाइम दो आदमी जनार्दन के घर के बाहर आते हैं। मनु को उन दोनों आदमियों पर शक हो जाता है। इधर घर के अंदर जनार्दन और रुद्रा खाना खा रहे होते हैं। रुद्रा कहता है कि मुथी रेड्डी इस वक्त लंदन में है और अगर आप कहो तो हम उसके सभी आदमियों को मार देते हैं, लेकिन जनार्दन मना कर देता है। कहता है कि 6 महीने में इलेक्शन है और अगर मैं एमएलए बन गया तो मैं अपनी जगह पर तुम्हें मेयर बनाऊंगा। अब से तुम पॉलिटिशियन हो, इसलिए हमेशा गुंडागर्दी के बारे में सोचना छोड़ दो। रुद्रा बहुत खुश हो जाता है। वो मनु के साथ अपने घर वापस जा रहा होता है। रुद्रा खुश होकर मनु से कहता है कि जनार्दन काका ने बिना मांगे ही मुझे मेयर की सीट ऑफर की है। वो बहुत अच्छे इंसान है। तब रुद्रा उसे बताता है कि जब मैं पहली बार आपसे मिलने आया था तब आप पर अटैक हुआ था। वो अटैक किसी और ने नहीं, जनार्दन ने ही करवाया था। दरअसल वो दोनों लड़के जो थोड़ी देर पहले जनार्दन के घर पर मनु को मिले थे, उन दोनों ने ही रुद्रा पर अटैक किया था। मनु ने उन दोनों को पकड़ लिया था। जनार्दन से धोखा मिलने के बाद रुद्रा बहुत गुस्से में होता है। वो उनमें से एक को जान से मार देता है और दूसरे वाले से जनार्दन को कॉल करवाता है। वो आदमी जनार्दन से कहता है कि मैंने रुद्रा को मार दिया है। जनार्दन यह सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं उसकी लाश को देखना चाहता हूँ। रुद्रा की लाश देखने के लिए जनार्दन पुरानी मिल में जाता है, लेकिन मिल में उसे अपने आदमियों की लाश मिलती है। रुद्रा उसके सामने आता है और पूछता है कि एक तरफ तुम मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और दूसरी तरफ तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। दरअसल यह सब कुछ इस तरह से शुरू हुआ था कि शेखर की मौत के बाद एक दिन जनार्दन रुद्रा से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वो सीढ़ियों पर होता है, तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। अंदर कमरे में रुद्रा अपने साथियों से बात कर रहा होता है। रुद्रा के साथी उससे पूछते हैं कि हमें जनार्दन की जरूरत क्यों है, आप खुद ही मेयर क्यों नहीं बन जाते। तब रुद्रा उनसे कहता है कि जनार्दन भी पहले मुथी रेड्डी के पिता के साथ काम करता था और जनार्दन से पहले वो वारंगल के मेयर थे, लेकिन जनार्दन ने उन्हें मार डाला और खुद उनकी जगह ले ली। जनार्दन और मुथी रेड्डी के बीच दुश्मनी भी इसीलिए है। उस टाइम पर जनार्दन मेरी जगह पर था और जनार्दन की जगह पर मुथी रेड्डी के पिता। कल को जनार्दन की जगह पर मैं हो सकता हूँ और मेरी जगह पर कोई और, लेकिन फिलहाल हमें जनार्दन के पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है। सीढ़ियों पर खड़ा जनार्दन यह सब कुछ सुन लेता है और उस दिन के बाद से ही जनार्दन रुद्रा को मारना चाहता था। इधर रुद्रा और जनार्दन के बीच फाइट होती है। मनु भी उसके साथ ही होता है और मनु के सामने ही रुद्रा जनार्दन को मार देता है और उसकी लाश को भी अपने साथियों की हेल्प से शेखर की तरह वाडेपल्ली लेक में फेंक देता है। अब स्टोरी पूरी तरह से प्रेजेंट में आ जाती है। हम देखते हैं दुबई में जेनी अपने लैपटॉप पर आयशा का ब्लॉग मनु चरित्रम पढ़ती है, जिसे पढ़कर जेनी रोने लगती है और सब कुछ छोड़कर वापस मनु के पास आने का फैसला करती है। एट द सेम टाइम इंडिया में भी जानू अपने हॉस्टल जाती है। उसकी सहेलियों ने मनु चरित्रम पढ़ लिया था। वो जानू को भी मनु चरित्रम पढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि जानू के बॉयफ्रेंड मनु और मनु चरित्रम के लीड कैरेक्टर में काफी सिमिलैरिटीज थी। जानू उस पूरे ब्लॉग को पढ़ती है। उसे समझ में आता है कि यह कहानी असल में उसके बॉयफ्रेंड मनु की है। जानू भी रोने लगती है, क्योंकि जानू को लगता है कि मनु ने मुझे सिर्फ इसलिए आई लव यू कहा है ताकि वो जेनी को भुला सके। जानू मनु से मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने मुझे सिर्फ इसलिए आई लव यू कहा था ताकि तुम जेनी को भुला सको। मनु कहता है हाँ, जिसके बाद जानू उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे बताती है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम अपना दर्द मिटाने के लिए दूसरों को कितना दर्द दे रहे हो। मैं तुमसे प्यार करती थी, कितने दिनों से तुम्हें बताने के लिए सही मोमेंट का वेट कर रही थी, लेकिन अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जानू मनु को छोड़कर जाने लगती है। तब एक बार फिर से मनु को वही दर्द फील होता है जो जेनी के टाइम पर हुआ था। वो जानू के पास जाता है और बीच सड़क पर रोककर उससे कहता है कि
कि भले ही मैंने तुम्हें जेनी को भुलाने के लिए प्रपोज किया था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम छोड़कर चली जाओगी तो इस बार मैं नशे की बुरी लत में नहीं फंसूंगा, क्योंकि अब से तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए नशा है और अब से मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। इधर जेनी भी दुबई से वापस आ चुकी थी। वो सड़क पर ही इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। उसे समझ में आ जाता है कि अब मनु को जेनी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसके पास जानू है। इधर जानू से अलग होने के बाद मनु रुद्रा के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जानू के लिए राउडिज्म को छोड़ना चाहता हूँ। रुद्रा भी उसे अपना दोस्त मानता है, इसलिए जाने की परमिशन दे देता है। मनु अपने उसी कॉलेज में जाता है जहां उसने पढ़ाई छोड़ी थी और वहां टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। इसी बीच इंस्पेक्टर को भी पता चल जाता है कि मनु ने राउडिज्म छोड़ दिया है। वो बार बार मनु के पास आता है, रुद्रा के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कहता है, लेकिन मनु हमेशा ही इनकार कर देता है। इधर मनु का दोस्त नंदू बार बार जानू के पास जाता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जानू उसे बताती है कि कल मैं अपने घर सूरत वापस जा रही हूँ। अगले दिन मनु कॉलेज जा रहा होता है। नंदू उसे बताता है कि जानू वापस अपने घर जा रही है, एक बार जाकर उसे रोक ले, लेकिन मनु इनकार कर देता है, क्योंकि उसने जानू से कहा था कि मैं बस तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। उसी वक्त इंस्पेक्टर भी मनु के पास आता है और एक बार फिर से रुद्रा के खिलाफ इंफॉर्मेशन देने के लिए कहता है, लेकिन मनु कुछ कहे बिना ही वहां से चला जाता है। तभी इंस्पेक्टर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें रुद्रा के खिलाफ वाडेपल्ली लेक की इंफॉर्मेशन होती है। अब एक तरफ मनु कॉलेज में अपनी क्लास ले रहा होता है, दूसरी तरफ इंस्पेक्टर लेक में लाशों को ढूंढ रहा होता है और उसे लेक में 6 लोगों की लाश मिल जाती है। इंस्पेक्टर रुद्रा को कॉल करके बताता है कि मेयर की लाश मिल चुकी है, क्योंकि तेरी गैंग के एक आदमी ने ही मुझे ये टिप दी थी। जल्द ही सबूत के साथ मैं तुझे अरेस्ट करने के लिए आ रहा हूँ। रुद्रा गुस्से में पागल हो जाता है, अपने आदमियों को मारना शुरू कर देता है कि आखिर किसने पुलिस को इंफॉर्मेशन लीक की है। तब प्रभाकर रुद्रा से कहता है कि यह सब कुछ मनु ने किया होगा, क्योंकि इंस्पेक्टर और मनु कई बार एक दूसरे से मिले थे और आज सुबह भी मिले थे। रुद्रा अपने साथियों से मनु को पकड़कर लाने के लिए कहता है। सुनील भी वहीं पर होता है। वो नंदू को कॉल करके सब कुछ बता देता है। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए नंदू खुद रुद्रा के पास आता है, उसे समझाता है कि मनु ने इंफॉर्मेशन लीक नहीं की है, लेकिन रुद्रा उसकी कोई बात नहीं सुनता और नंदू को जान से मार देता है। इधर जानू सूरत जाने के लिए स्टेशन पर होती है। तभी उसके पास जेनी आती है कि मैं ही वो जेनी हूँ जिसकी वजह से मनु और तुम्हें भी इतना दर्द मिला है। हो सकता है कि मैं अब भी मनु की यादों में जिंदा हूँ, लेकिन तुम उसके दिल में हो। वो मुझसे कहीं ज्यादा तुमसे प्यार करता है। तुम भी वही गलती मत करो जो मैंने की थी। प्लीज मनु को अपना लो। जेनी वहां से चली जाती है। अब जानू मनु को कॉल करती है और उसे रेलवे स्टेशन पर बुलाकर कहती है कि जाने से पहले मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मनु सब कुछ छोड़कर रेलवे स्टेशन जाता है। स्टेशन के बाहर ही उसे सुनील का कॉल आता है। सुनील बताता है कि रुद्रा ने नंदू को जान से मार दिया है। यह सुनकर मनु बहुत गुस्सा होता है और जानू से मिले बिना ही वो रुद्रा के घर पहुंच जाता है, जहाँ नंदू की लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर मनु रोने लगता है। तब रुद्रा उसके सामने आता है। दोनों के बीच फाइट होती है और इस फाइट के बीच में ही हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर को मैसेज करने वाला असल में कोई और नहीं प्रभाकर था। उसी ने मैसेज किया था मनु को फंसाने के लिए। उसी ने ही मनु और इंस्पेक्टर की सभी मीटिंग्स की फोटोज ली थी और रुद्रा को मनु के खिलाफ भड़काया था। और ये सब उसने किया क्योंकि मनु ने उसकी बहन श्राव्या को धोखा दिया था। इधर फाइट करते हुए मनु से बचकर रुद्रा भागने लगता है। मनु उसे पूरे शहर में दौड़ाता है और एक चौराहे पर पुलिस मनु को रोक लेती है। मनु पुलिस वाले की गन छीन लेता है और रुद्रा को बीच चौराहे पर ही गोली मार देता है। रुद्रा मर्डर के इल्जाम में कोर्ट मनु को 7 साल की सजा सुनाती है। जानू के रूप में उसकी जिंदगी में खुशियां वापस आने वाली थी, लेकिन अब वो जेल पहुंच चुका था। 7 साल बाद मनु जेल से बाहर आता है। जेल के बाहर ही एक बोर्ड लगा होता है जिसमें प्रभाकर मुथी रेड्डी के साथ होता है। तभी मनु के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से जानू बाहर आती है। दरअसल जब मनु जेल में था तब जानू ने कॉलेज में जो प्रोजेक्ट सबमिट किया था, उसी प्रोजेक्ट पर जानू ने एक कंपनी स्टार्ट की थी, MDR मनु दुर्गराजू सॉल्यूशंस, और जानू उस कंपनी की MD होती है, जबकि मनु उस कंपनी का CEO। दोनों एक साथ गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और यह फिल्म खत्म हो जाती है।